मेरा नाम है कनिका अनब और मुझे 2019 के नेट जीआरएफ एग्ज़ाम में रैंक 2 मिला था, ऑल इंडिया रैंक 2 इन द लाइफ साइंसेज स्ट्रीम। और डीकेटी के इस मुहिम के ज़रिए मैं क्लास 12 के बायोलॉजी एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊँगी और जिसमें से पहला चैप्टर जो मैंने चूज़ किया है वो है इवोल्यूशन। तो आइए अब उस लेक्चर के साथ शुरू करते हैं। So the first unit that I will be taking is evolution, जो हमारे NCERT का चैप्टर 7 है। तो evolution ये वर्ड हम लोग सब ने बहुत बार सुना है और ये एक तरीके से एक फेमिलियर कॉन्सेप्ट है हम सब के लिए। जब भी ये evolution वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो एक टिपिकल इमेज आती है, वो मंकी टू मैन वाला जो एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन वाला इमेज होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आता है। सो इवोल्यूशन एक अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लिए। और इवोल्यूशन को अगर देखा जाए तो ये बायोलॉजी का एक बहुत ही सेंट्रल थीम, सेंट्रल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। इतना ज़्यादा कि एक फेमस बायोलॉजिस्ट हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट डॉब्ज़ैंस्की, जिन्होंने इतना कहा था कि नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग इवोल्यूशन को बायोलॉजिकल इवेंट्स से आइसोलेट करके देखें तो बायोलॉजी विल नॉट मेक एज मच सेंस एज इट डज नाउ, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। सो व्हाट इज़ इवोल्यूशन? Evolution refers to changes in proportions of biological types in a population over time. Population हम किसे कहते हैं? Population basically they are a group of organisms of the same species जो who can interbreed among themselves and they live in a defined habitat. So उस population में time के साथ जो particular changes आते हैं वो उनके particular traits में, उनकी alleles में कुछ उस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। उन चेंजेस को हम इवोल्यूशन कहते हैं। ये चेंजेस हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। आई थिंक एवरीबडी इज़ वेरी फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड, ओके, तो बहुत पहले के समय से ही लोगों को ये फैक्ट जानने का बहुत क्यूरियोसिटी रहा है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ पे। सो इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज आई। एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो ये काफ़ी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ये थ्योरी दी गई थी, बिकॉज इसमें ऐसा कहते हैं कि गॉड हैड क्रिएटेड द अर्थ इन जस्ट 3 days। दिस पर्टिकुलर थ्योरी डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, इस थ्योरी से ये था कि द अर्थ इज़ ओनली अराउंड 4000 years ओल्ड और जितनी भी बायोडाइवर्सिटी आज हम अर्थ पर देखते हैं ये शुरू से ऐसे ही रही है। सो हमेशा से इतना ही डाइवर्स लाइफ फॉर्म रहा है। तो स्पेशल क्रिएशन अब हम लोगों ने इतनी स्टडी कर ली है तो हमें पता है कि डज़ नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट एनीवे उस वक्त ये भी एक थ्योरी थी। फिर एक है पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया ये कहता है कि कुछ आउटर स्पेस से कुछ लाइफ कंटेनिंग स्पोर्स थे, वो आए थे अर्थ पे और मे बी उससे लाइफ शुरू हुआ था। फिर एक और थ्योरी आई स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का ये क्रक्स था कि बेसिकली लाइफ नॉन लिविंग फॉर्म्स से ओरिजिनेट कर सकता है। तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में आप कोई नॉन लिविंग चीज़ से भी लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है। लाइक कोई भी नॉन लिविंग थिंग रखे हो तो उससे सीधा जैसे एक माउस या एक रैट वैसे जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए पास्चर ने, लुइस पास्चर हम सब जानते हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। सो उन्होंने एक ब्रॉथ लिया जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट थे और सबसे पहले उन्होंने उस ब्रॉथ को बॉईल किया। बॉईल करने से क्या हुआ कि वो स्टेरिलाइज हो गया, उसके अंदर जितने भी ऑलरेडी बैक्टीरिया, फंजाई या कुछ भी प्रेजेंट होंगे तो वो सब उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद फिर देखा गया कि उस ब्रॉथ को, उस फ्लास्क को जिसमें ब्रॉथ था उसे डिफरेंट कंडीशंस में रखा गया, डिफरेंट तरीक़ों से रखा गया और फिर उसका इफ़ेक्ट देखा गया कि क्या होता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ओपन ब्रॉथ, तो इसमें हमने देखा कि ओपन ब्रॉथ को एयर में रखा तो उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन आ गया।
फिर एक ब्रॉथ था, अगेन ये स्टेरिलाइज, लेकिन इसमें इन्होंने कॉटन प्लग लगा दिया। कॉटन प्लग लगाने से क्या हुआ कि बाहर जो भी बैक्टीरिया था वो इसके अंदर तो घुस नहीं पाएगा, तो क्योंकि इसके अंदर एंट्री नहीं हो पा रही थी तो ये स्टेराइल रह गया, ठीक है। फिर उन्होंने एक और फ्लास्क लिया जिसका नेक थोड़ा सा कर्व था। अब इस कर्व की वजह से बेसिकली जो बैक्टीरिया था वो इस इस कर्व नेक वाले रीजन में ही सेटल होके रह जा रहा था और वो अंदर नहीं आ पा रहा था, तो इस वजह से ये वाला फ्लास्क भी स्टेराइल रह गया। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अच्छा, अगर बैक्टीरिया ऑलरेडी एक फ्लास्क में नहीं प्रेजेंट है तो उससे और बैक्टीरिया नहीं आ सकते। यहाँ पर हमें बैक्टीरियल ग्रोथ इसलिए मिला क्योंकि ये फ्लास्क ओपन रखा था एयर में, सो इस बात के थ्रू कुछ बैक्टीरिया एंटर किए होंगे और इसलिए बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिला। सो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी हमेशा के लिए डिस्प्रूव हो गई और ये पता चला कि बस इस लाइफ कैन नॉट अराइज जस्ट लाइक दैट, ओके। फिर आता है द आइडिया ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये वो आइडिया है जिसको हम लोग आज भी बिलीव करते हैं एंड विच इज़ कंसिडर्ड वेरी फेयर एंड ट्रू। सो इसमें दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये व्यू सामने रखा, जिनका नाम ओपरिन और हाल्डेन है। तो इन्होंने कहा कि लाइफ का ओरिजिन बेसिकली कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ होगा, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, उन मॉलिक्यूल्स से जो कि हम लोग आज भी देखते हैं कि हमारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो बस लिविंग बीइंग्स में रह सकते हैं, ठीक है। तो फिर उस चीज़ को, ये थ्योरी फिर तब आई जब यूरिया का सिंथेसिस पहली बार किसी साइंटिस्ट ने किया। यूरिया इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो यूरिया का सिंथेसिस जब एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से हो सका तो फिर पता चला कि हाँ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी सिंथेसाइज हो सकते हैं। सो बेसिकली हुआ ये कि कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, सबसे पहले कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट थे, उनसे एक डाइवर्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जैसे कि प्रोटीन, आरएनए वगैरह। अब हम जानते हैं कि आरएनए या डीएनए जैसे मॉलिक्यूल्स में सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है, तो वी कैन अज्यूम कि ऐसा ही एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए या डीएनए का मॉलिक्यूल might have gotten trapped into a protein capsule or a lipid capsule, and maybe somewhere over there the first cell division took place, and that's how probably the first cell came into being. लेकिन इससे ये भी सवाल उठता है कि आज भी तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, आज भी ओशंस हैं। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओपरिन हाल्डेन व्यू में इन्होंने ये सोचा था कि लाइफ जो है इट ओरिजिनेटेड इन द ओशंस, एंड द ओशंस एट दैट टाइम वर क्वाइट डिफरेंट, मतलब टेम्परेचर्स काफ़ी हाई होते थे और काफ़ी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो इस वजह से ही आज भी हमारे पास ओशंस हैं, आज भी उनमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, बट वी डू नॉट गेट टू सी द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक दैट इवन टुडे। सो ये इसलिए है क्योंकि तब का टेम्परेचर, तब के कंडीशंस डिफरेंट थे। तब अर्थ पे हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जिसमें आज हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस वक्त एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, वहाँ पर रिड्यूसिंग गैसेस थे जैसे कि मीथेन या अमोनिया, ऐसे गैसेस प्रेजेंट थे, ठीक है। तो अब ये ओपरिन और हाल्डेन ने एक थ्योरी दी। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, मिलर और यूरे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि जो एंशियंट अर्थ थी उस पर जो कंडीशंस थी उसको सिमुलेट करने की कोशिश की, ठीक है। तो उन्होंने, क्योंकि अर्लियर टाइम्स पे अर्थ जो था तो वहाँ पे काफ़ी लाइटनिंग डिस्चार्ज, जिससे काफ़ी एनर्जी आती थी फॉर अ लॉट ऑफ रिएक्शंस टू टेक प्लेस, वो सब होता था। तो वो लाइटनिंग डिस्चार्ज को इमिटेट करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाए जिससे बीच बीच में स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा था। सो उससे वो लाइटनिंग वाले कंडीशंस क्रिएट हुए। फिर इन्होंने गैसेस लगाए थे, सारे रिड्यूसिंग गैसेस जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, और फिर इन्होंने साथ में बॉइलिंग वाटर लगाए जिससे वाटर वेपर भी मिल रहा था। सो ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस मिला। तो ऐसे कंडीशंस में अराइजिंग फ्रॉम दीज मॉलिक्यूल्स जैसे कि मीथेन या अमोनिया, तो ऐसा देखा गया कि ऐसे कंडीशंस में
अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन वाज ऑब्जर्व्ड। और इस तरह के कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें कुछ और साइंटिस्ट ने शुगर्स, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट्स, फैट्स, ये सब का भी सिंथेसिस ऑब्जर्व किया। सो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑपरेन हाल्डेन का जो थ्योरी था वो प्रूव हो गया कि यस, दिस इज़ हाउ लाइफ मस्ट हैव अरिजन, कि कुछ इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज अमाइनो एसिड्स के। फिर एक बार अमाइनो एसिड्स आ गए, उनकी पॉलीमराइजेशन हुई, फिर इसी तरह से धीरे धीरे करके और भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सो फिर ये सब से वो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ हैं वो फॉर्म हुए, एंड दैट्स हाउ प्रोबेबली लाइफ केम इनटू बीइंग। So now we come to the man who is considered absolutely integral for evolution, for helping us study the process of evolution, and that's Charles Darwin. All of us know him. So he came up with the theory of evolution by natural selection. So basically इनकी एक शिप थी HMS Beagle. सो इस शिप के थ्रू इन्होंने अराउंड द वर्ल्ड, जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं, इन्होंने अराउंड द वर्ल्ड एक टूर किया, एंड ही वेंट टू डिफरेंट आइलैंड्स और डिफरेंट प्लेसेस, जैसा कि हम आगे देखेंगे कि गैलापागोस आइलैंड्स मतलब दे आर फेमस, कि वहाँ पर डार्विन के कुछ फेमस ऑब्जर्वेशंस थे। बट अदरवाइज उन्होंने काफ़ी टूर किया थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड in that tour he observed a lot of things जिसके वजह से he could come up with the theory of evolution, and we'll see what his observations were. So he observed that all species, जो भी animals या even plants जो हम देखते हैं, so they have a tendency to produce more a lot of individuals. इनकी reproductive capacity जो होती है वो बहुत huge होती है, ठीक है, but we also know that resources limited होते हैं. So in limited resources में, अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज को ही यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन होती है, राइट। अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स होते हैं, although they belong to the same species, but it doesn't mean that they are absolutely similar या they are clones of each other. So basically एक species के, एक population के individuals में भी कुछ characteristics में differences होते हैं, जैसा कि हम even humans में देखते हैं, we are all homo sapiens, right, लेकिन हम लोग सब एक दूसरे से different हैं. So that is because of the variation that we have intrinsically among ourselves. ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि हम लोग कि ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़ आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट आवर डिस्पोजल आर लिमिटेड, राइट। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन इंडिविजुअल्स में ऐसे वेरिएशंस हैं विच अलाउ देम टू utilize their resources in a better manner, these are the individuals which are going to survive, and that is what is known as selection. For example, यहाँ पर एक figure है जिसमें different deer populations हैं. Some of them, the brown ones, they have a thicker coat, okay, and the light brown ones, they do not have a thick coat. तो summer में तो चलो they are fine because summer में it doesn't matter that much. लेकिन जैसे जब विंटर आता है तो जो थिन जिनका बॉडी कोट उतना थिक नहीं है, दे विल ऑब्वियसली हैव डिफिकल्टी इन सर्वाइविंग, एंड बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, द हार्श कंडीशंस, दे ऑफन डाई आउट, एंड वी आर लेफ्ट आउट विद द वंस हैविंग द थिक कोट. So naturally, because these are generally the ones which are left behind, so they'll tend to reproduce, right? They'll reproduce, and their number, ये particular variation जो था जिसमें thick body coat है, ये particular variation इस population में enhance हो जाएगा. तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर एक different population थी जिसमें ये light brown वाले deer ज़्यादा थे, but यहाँ पे because of this event, the winter event, जिसकी वजह से एक natural selection का force act किया, so उस event की वजह से अब हमारे जो thick coat वाले individuals हैं उनकी population अब ज़्यादा है.
उनका नंबर ज़्यादा है इन द पॉपुलेशन. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन which was stated by Darwin. Over reproduction leading to a competition among the individuals. And this competition is because of the resource shortage. Now, because of the resource shortage, there occurs a process of natural selection. Naturally, the ones which have the better variations to survive in a particular condition, they are the ones who survive. Okay, और ये इसीलिए वो टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हम अक्सर सुनते हैं, तो ये टर्म वहीं से आया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज इन द बेस्ट अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. ओके, अच्छा, सो अब हम सोचेंगे, बिकॉज इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस which has been occurring since a very long time and it is still happening, right? So how do we know that it's happening? So we have certain evidences to prove that yes, evolution has occurred, and the first one we are all very familiar with. These are fossils. Fossils हमें अक्सर rocks में हमारा एक बहुत ही typical view है fossils का, because we often see the bones of dinosaurs, जो हमने इतना जुरासिक पार्क वगैरह में देखा है, तो we often see कि हाँ वो डायनासोर के बोन्स से वी गेट टू नो कि अच्छा डायनासोर्स भी एग्जिस्ट करते थे. बट अदरवाइज भी बहुत सारे क्या होता है कि रॉक्स पे इम्प्रिंट्स रह जाते हैं ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच वर प्रोबेबली बरीड बिटवीन द रॉक्स और समथिंग. तो उस तरीके से ऐसे फिशेस के या फिर कुछ सर्टेन मॉलस्क्स के, दिस इज़ अ मॉलस्क शेल दैट वी हैव, तो ये कुछ इम्प्रिंट्स या कुछ शेल्स जो रह गए, इनके थ्रू भी हमें पता चलता है कि ओके सच एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड. एंड वी हैव मेथड्स लाइक रेडियो कार्बन डेटिंग और सो, जिससे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन कितना पुराना है. सो उससे वी गेट टू नो कि ओके दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड these many years ago or so. So this is the first evidence that we see, fossils. Now the second evidence that we can see is comparative anatomy and morphology. Okay, so comparative anatomy क्या होता है कि you compare the structures of different organisms and see if they have any similarity or not. So पहला चीज़ अगर हम देखें तो structural homology मतलब कि similarity, right? तो होमो मीन्स सिमिलर. ओके, सो अगर हम देखें वैसे अगर हम फोर लिम्स को देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये एक मैन है, ये दिस इज़ अ चीता, दिस इज़ अ व्हेल एंड दिस इज़ अ बैट. ठीक है, सो मैन हम लोग अपना फोर लिम्स वी यूज़ आवर फोर लिम्स फॉर होल्डिंग थिंग्स, फॉर ग्रास्पिंग थिंग्स. चीता यूजेस इट फॉर रनिंग, व्हेल यूजेस इट फॉर स्विमिंग एंड बैट्स यूज इट फॉर फ्लाइंग. ठीक है, तो फंक्शंस तो बहुत ही डाइवर्स कवर हो रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो हमें लगेगा कि ये सारे कुछ का ओरिजिन भी शायद डिफरेंट हो, बट इफ़ वी कंपेयर द एनाटमी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, सो वी विल सी दैट ऑल ऑफ देम शेयर अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर, right? So the bones are similar. So basically the bones are similar but are arranged in different manners, in different ways to perform different functions, so that ये जिस भी habitat में रहते हैं या जिस जो भी इनका lifestyle है, तो उसके लिए ये better adapted हो. सॉरी, सो जैसे ये है चीता हैज़ टू यूज़ इट फॉर रनिंग, सो उसका उस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर अडाप्टेशन होगा. बैट्स हैव टू यूज़ इट फॉर फ्लाइंग, सो इनके ये जो फिंगर्स वाला पार्ट है दिस इज़ वेरी लॉन्ग बिकॉज इसके बीच में ही वो स्किन एक्सटेंड होता है विच इज़ यूज्ड फॉर फ्लाइंग. ओके, इवन वेल्स का आप देख सकते हैं कि ये जो फिंगर्स जो फैलेंजेस वाला पार्ट है दिस इज़ वेरी इलोंगेटेड बिकॉज इसी से फिन्स हैं, इसी से इट इज़ हेल्पिंग इट इन स्विमिंग. ओके, but all these structures actually have a common origin. They have just diversified in their functions to suit the organism. ठीक है, similarly जो ये बोगनविलिया, ये प्लांट्स का एक एग्जाम्पल है जिसमें बोगनविलिया है या क्यूकोबिटा है, तो ये सेम स्ट्रक्चर है जो कि बोगनविलिया में थॉर्न के जैसे इवॉल्व हुआ है एंड क्यूकोबिटा में इट इज़ यूज्ड एज अ टेंड्रिल, एज अ लीफ टेंड्रिल. ओके, सो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी इंडिकेट्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्ज करने का मतलब होता है कि एक पॉइंट से हमने शुरू किया एंड वी आर स्प्रेडिंग आउट.
तो जैसे कि इसमें भी देख रहे हैं कि वी गेट टू सी दैट दे हैव स्प्रेड आउट टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, बट दे मस्ट हैव हैड अ कॉमन ओरिजिन. इनके एक एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर रहा होगा विच मस्ट हैव हैड अ सिमिलर स्ट्रक्चर इन हिमसेल्फ और इटसेल्फ. सॉरी. सिमिलरली बोगनवेलिया और कुकुबिटा का भी सेम केस है. सो दिस होमोलॉजी जहाँ पर है दैट इंडिकेट्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एनालॉजी. एनालॉजी का मतलब हुआ कि स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट. जैसे एक शार्क का फिन, एक बर्ड, एक पेंगुइन का विंग, और एक डॉल्फिन जो कि एक मैमल है उसका फ्लिपर. सो इनका जो आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट है. ओके, इसलिए एनालॉजी बिकॉज दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चरली. लेकिन दे the three of them, these are marine organisms, right? So they have to live in water. So to suit their aquatic habitat, the three different structurally different parts have evolved such that they now perform the same function. तो basically ये दो different points से शुरू होकर ये एक point पे आकर converge हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं convergent evolution. ठीक है. सिमिलरली इसका एक एग्जाम्पल है बटरफ्लाई विंग्स एंड बैट विंग्स. बैट विंग्स जैसा हमने अभी देखा कि ये एक्चुअली स्किन का बना होता है. जो हमारा स्किन है मैमल्स में जैसा होता है बस वैसा ये इट्स जस्ट एक्सटेंडेड बिटवीन द फिंगर्स एंड दीज लॉन्ग थिंग्स दैट वी कैन सी, दीज आर द फिंगर्स ऑफ द बैट. ओके, सो इसमें जो विंग्स हैं ये स्किन से बने हैं, जबकि जो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं दे आर जनरली मेड अप ऑफ कुछ काइटिनस मेम्ब्रेन लाइक चीज़ों से बने होते हैं एंड उनमें कुछ स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट दे हैव कन्वर्ज्ड टू फॉर्म द सेम फंक्शन. सो दिस इंडिकेट्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ओके, यू माइट ऑल्सो आस्क कि अच्छा हाँ ठीक है एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, बट इवोल्यूशन कैसे वो होता है, कैसे समझ में आता है. सो बेसिकली जो इस तरीके का हम एक देखते हैं स्ट्रक्चर, तो हमें ये पता चलता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिसके बाद दे हैव डाइवर्सिफाइड टू फॉर्म द टू सूट डिफरेंट हैबिटेट्स. ओके, और इसमें भी ये पता चलता है कि डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट ओरिजिन्स में भी क्योंकि एक सिमिलर हैबिटेट है तो ये एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो गए हैं. So that is how it is indicative of evolution. Okay. अब एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है इवोल्यूशन का, नेचुरल सिलेक्शन का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है. अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ अ मॉथ. ओके, मॉथ बटरफ्लाई लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, हमने देखा है अक्सर हमारे घरों में. सो बेसिकली ये these are the two different types. इन्हें पेपर्ड मॉथ्स बोलते हैं. सो ये दो डिफरेंट टाइप्स के कलर्स में प्रेजेंट होते थे. एक ये थोड़े वाइट टाइप के और एक ये थोड़े डार्क कलर्ड, द ब्लैक वंस. ओके, तो नाउ दे जनरली रिसाइड ऑन द ट्री बार्क्स. ठीक है. तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे हमने अक्सर देखा है ट्रीज़ में लाइकेंस जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं ट्री के बाग पे. ठीक है, तो वो लाइकेन फॉर्मेशन की वजह से ट्री का सरफेस जैसे हम यहाँ भी देख रहे हैं थोड़ा वाइटिश है बिकॉज ऑफ द लाइकेन डिपोजिशन. ठीक है, तो ये जो वाइट कलर्ड मॉथ्स हैं दे आर बेटर सूटेड. जैसा कि हम देख भी सकते हैं एक पॉइंटर लगाया हुआ है तब हम देख पा रहे हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पर एक वाइट मॉथ है भी, वरना वो इतने वेल कैमोफ्लाज्ड है कि इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड इट. तो आप ये बहुत कॉमन सेंस है कि क्योंकि इसे देखना मुश्किल है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्रेडेटर्स टू हंट ऑन इट, राइट. तो इससे एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज मिला हुआ था. सो जो ये जो ब्लैक वाले मॉथ्स थे तो प्री इंडस्ट्रियल एरा में ये ब्लैक वाले मॉथ्स का नंबर कम था. क्यों कम था? बिकॉज ये दीज वर ईजी टू स्पॉट. तो जो भी प्रेडेटर्स थे वो इन्हें स्पॉट करके इन्हें ईजिली कंज्यूम कर लेते थे, जबकि दीज वाइट वंस दे वर ईजिली हिडन एंड हिडन सो दे मैनेज टू सर्वाइव. दे सर्वाइव सो दे मैनेज टू रिप्रोड्यूस मोर एंड इंक्रीज इन नंबर, राइट. फिर आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एरा. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि ये एक हमने पहले भी पढ़ा है
11th की बुक में भी था कि लाइकेंस जो होते हैं दे आर इंडिकेटर्स ऑफ इवोल्यूशन, इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है द लाइकेंस डोंट ग्रो। तो जब इंडस्ट्रियल ईरा शुरू हुआ तो देयर वाज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, तो लाइकेंस स्टॉप्ड ग्रोइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रीज़ के बाग्स थे उन पर काफ़ी सूट, डस्ट, ये सब का भी डिपोजिशन देखा गया। तो इस डिपोजिशन की वजह से ये जो ब्लैक मॉथ्स थे इनको अब ज़्यादा इवोल्यूशनरी एडवांटेज मिल गया क्योंकि दे रिमेन्ड हिडन, ओके। इनके हिडन रहने के वजह से अब इनका प्रेडेटर्स के लिए इट वाज डिफ़िकल्ट टू स्पॉट देम। जबकि ये वाइट वाले जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, तो नाउ इट वाज ईजियर फॉर द predators to spot them and eat them. So ऐसा देखा गया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो ब्लैक मॉथ्स थे इनका नंबर इंक्रीज हो गया और जो वाइट वाले थे दे गॉट ईटन अप एंड देयर नंबर्स डिक्रीज्ड, ओके। सो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे एक्ट किया। पहले ये पर्टिकुलर जो वाइट मॉथ था दैट वाज मोर डोमिनेंट, फिर the industrial revolution happened, now it became more vulnerable to the predators, इसका number decrease हुआ, साथ ही साथ because the black ones managed to survive इनका number increase हुआ, and that is how natural selection played. Natural selection हमने DDT resistance में भी देखा है mosquitoes में, उसमें भी that is also an example of natural selection. जो आजकल बैक्टीरिया में जो antibiotic resistance आ जाता है even that is an example of natural selection, okay. अच्छा, अब डार्विन की थ्योरी के दो मेन पॉइंट्स थे, आगे भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जैसा हमने देखा अभी नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा पॉइंट था डिसेंट बाय मॉडिफिकेशन, ओके। सो डिसेंट बाय मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि एक कॉमन पॉइंट से शुरू करते हैं, जैसे कोई भी एक सेंट्रल एक कॉमन एंसेस्टर मान सकते हैं। अब लेकिन क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, तो उस एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से शुरू होके इवोल्यूशन कैन अकर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इसलिए इसका नाम रेडिएशन दिया गया बिकॉज इट रेडिएट्स आउट लाइक अ सर्कल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा, और ये जो अडेप्टिव रेडिएशन फेनोमेनन है कि जनरली स्मॉल एरियाज, स्मॉल आइसोलेटेड एरियाज जैसे कि न्यूली फॉर्म्ड आइलैंड्स उनमें देखा जाता है। क्यों? क्योंकि दीज एरियाज आर न्यूली फॉर्म्ड, राइट। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ अगर डोमिनेट कर जाए, जनरली प्रेडेटर्स वगैरह नहीं होते हैं बिकॉज दे हैव फॉर्म न्यूली, सो एक पर्टिकुलर स्पीशीज डोमिनेट करने लगती हैं एंड देर आर डिफरेंट निशेज, देर आर डिफरेंट हैबिटेट्स दैट द पर्टिकुलर स्पीशीज कैन एक्सप्लॉइट फॉर इटसेल्फ। तो वो डिफरेंट हैबिटेट्स या निशेज में रहने के लिए अपने आप को अडाप्ट कर लेती है। तो उन अडेप्टेशंस की वजह से वो एक सिमिलर एक कॉमन पॉइंट से शुरू होके वो डिफरेंट वेज में इवॉल्व करती है एंड दैट इज़ हाउ स्पेसिएशन टेक्स प्लेस, ओके। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो डार्विन ने देखा था दैट वाज इन द बर्ड फिंचेस, इन द बर्ड्स कॉल्ड फिंचेस। ये इन्होंने गैलापागोस आइलैंड्स पे देखा था। सो गैलापागोस आइलैंड्स जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आइसोलेटेड स्मॉल आइलैंड्स में ईजिली देखने को मिलता है अडेप्टिव रेडिएशन। So basically now let's assume कि उस island में these finches were the only birds found, okay? तो अब इन्होंने different तरीक़ों से अपने आप को adapt किया, जैसे कि some of them had bigger beaks, तो they became carnivorous. Some decided to feed on seeds or nuts, so they had different beaks. Some decided to eat on insects, so they had different beaks. So इस टाइप से डिफरेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए दे इवॉल्व्ड in different manners and that led to the formation of different species of finches that we see. ठीक है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया भी एक हम कह सकते हैं कि वो एक आइलैंड टाइप, मतलब इट्स अ लार्ज आइलैंड, इट्स अ कॉन्टिनेंट रादर, बट इट वाज एन आइसोलेटेड प्लेस, राइट। सो इस आइसोलेटेड प्लेस में अडेप्टिव रेडिएशन कुड अकर, एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक होगा मार्सुपियल्स का,
लेकिन अब उससे कुछ, जैसे ये कुछ ऑर्गेनिजम्स ये आर्बोरियल बन गए, जैसे शुगर ग्लाइडर, तो ये ट्रीज़ पे ज़्यादा रहने, ट्रीज़ के हैबिटेट को एक्सप्लॉइट किया इन्होंने। फिर कुछ मोल्स बने, तो ये मोल्स जनरली अंडरग्राउंड रहते हैं, सो इन्होंने अंडरग्राउंड हैबिटेट ऑक्यूपाई किया। सिमिलरली कुछ वूल्स बने, ये कार्निवोरस तरीके से खुद को अडाप्ट किया। वी हैव कैंगरूज। सो बेसिकली दे अडेप्टेड देमसेल्व्स इन डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो अडेप्टिव रेडिएशन है ये मार्सुपियल्स का है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स का भी अडेप्टिव रेडिएशन हुआ था। एंड एज वी कैन सी अ लॉट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, जबकि दे हैड डिफरेंट एंसेस्ट्रल स्टॉक्स, मतलब मैमल्स एंड मार्सुपियल्स दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। लेकिन अगर हम देखें तो इनका अडेप्टिव रेडिएशन इस तरीके से हुआ है कि नाउ दे आर काइंड ऑफ, दे आर मतलब एक सिमिलरली इवॉल्व हुए हैं, विच कैन अमाउंट टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बेसिकली कन्वर्जेंट क्यों? क्योंकि इनके एंसेस्टर्स डिफरेंट थे। दीज आर प्लेसेंटल मैमल्स, दीज आर ऑस्ट्रेलियन, दीज आर मार्सुपियल्स, लेकिन they probably exploited the same niche or the same habitat, and that is how ये similar तरीके से similar organisms में evolve हुए। जैसे कि मोल और उसका मार्सुपियल काउंटरपार्ट है मार्सुपियल मोल, माउस मार्सुपियल माउस, लीमर स्पॉटेड कुसकुस, फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फैलेंजर। सो दिस इज हाउ वी सी कि they started from two different points, but they exploited similar habitats, and that is how this led to convergent evolution between them. Okay, अच्छा, अब डार्विन की थ्योरी से हम लोग सभी ज़्यादा फेमिलियर हैं, बट एट द सेम टाइम लमार्क वाज ऑल्सो, लमार्क ने भी कुछ व्यूज़ दिए थे इवोल्यूशन के रिगार्डिंग। सो लमार्क्स व्यूज़ वाज दैट इवोल्यूशन इज़ ड्रिवन बाय द यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया था जिराफ्स के थ्रू। सो इनकी लमार्क की थ्योरी ये थी कि ओरिजिनली ऑल जिराफ्स वर शॉर्ट हाइटेड, ठीक है, लेकिन जो ट्रीज़ थे, probably the trees they grew taller with time or whatever. So because the trees grew taller, so now they had to stretch their necks more often in order to reach the leaves on the trees. ठीक है, इन्हें अपने necks को ज़्यादा stretch करना पड़ता था, तो इस stretching के वजह से इस neck organ का use ज़्यादा हुआ। ठीक है, इस ज़्यादा use होने की वजह से the neck it evolved to be longer in case of giraffes, and that is how the giraffe got its long neck. ठीक है, डार्विन की थ्योरी ऑन द अदर हैंड ये कहती है कि जो जिराफ्स की पॉपुलेशन है वो बहुत डाइवर्स है। कुछ जिराफ्स हैं जिनका नेक लॉन्ग था, कुछ का थोड़ा शॉर्ट था, कुछ का और भी शॉर्ट था। सो इट वाज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, नेचुरली अकरिंग डाइवर्स पॉपुलेशन। ठीक है, अब नेचुरली, अब जैसे जो टॉल ट्रीज थे, तो नेचुरली जो जिराफ्स, जो टॉल लॉन्गर नेक्स वाले जिराफ्स थे, वो उनको ज़्यादा इजीली यूज़ कर पा रहे थे, एंड द शॉर्टर वंस दे कुड नॉट, दे स्टार्व्ड एंड दे प्रोबेबली डाइड। सो जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ्स थे, दीज आर द वंस हु मैनेज टू सर्वाइव। Since they survived, they reproduced and they produced more of their kind, and that is how natural selection operated on them, and so we see giraffes with long necks today. Okay, so basically Lamarck की theory में problem क्या था? सबसे पहली बात, use and disuse of organs. So this is not true for all, जैसे कि this does not hold true for all organs. जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास भी appendix है, so we do not make any use of the appendix, but even if we do not make a use of it, so it should have ideally disappeared, लेकिन it has not disappeared, we still have it. So एक तो ये क्रिटिसिज्म, एक ये पॉइंट है क्रिटिसिज्म का फॉर लमार्क्स थ्योरी। दूसरी बात ये है कि दोनों लमार्क और डार्विन का मानना था कि ये जो वेरिएशंस थे, जो ये चेंजेस आते हैं, दीज आर इनहेरिटेबल। ओके,
बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर जिराफ की नेक अगर स्ट्रेच करने से जिराफ की नेक की लेंथ इंक्रीज हो रही है, सॉरी हाँ, अगर जिराफ की नेक लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ये जो चेंज आ रहा है, दीज आर इन द सोमैटिक सेल्स. नेक सेल्स जो हैं ये दीज आर सोमैटिक सेल्स, राइट, ये जर्म सेल्स नहीं है, दीज आर नॉट स्पर्म्स और द एग्स. तो क्योंकि ये सोमैटिक चेंजेस हैं, तो हाउ आर दीज चेंजेस गेटिंग ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन? जबकि जो डार्विन का थ्योरी था, दिस सेज दैट वो जो वेरिएशंस है दीज आर नेचुरली अकरिंग. ओके, ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सोमैटिक सेल्स में कुछ चेंजेस हैं, जो वेरिएशंस हैं ये नेचुरली अकरिंग है. एंड सिंस दीज वेरिएशंस आर प्रेजेंट इन the organisms at all next, they pass it on to the next generation. ठीक है, so this was another reason, very important reason why Lamarck's theory was discarded, and yes, now nobody believes it in anymore, and Darwin's theory is the authoritative theory for evolution. Okay, now moving on, एक बहुत important principle है evolution में, which is known as the Hardy-Weinberg principle. कभी कभी इसे हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. ये बेसिकली थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एंगल लाता है इवोल्यूशन में, सो इट हेल्प्स अस एनालाइज थिंग्स अ लिटिल मैथमेटिकली. ओके, सो जनरली इट इज़ पॉसिबल, हमने आई एम श्योर जेनेटिक्स का बेसिक आइडिया सभी को है. सो वी नो दैट एक जीन होता है, जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, एंड जीन्स हैव डिफरेंट एलील्स, राइट. So in a given population it is possible to find out the frequency of alleles of a particular gene. ठीक है, तो ये principle ये state करता है कि ये जो frequency होती है alleles की या genotypes की, this is supposed to remain fixed in a population which is not evolving. ठीक है, and this therefore this frequency it remains same through generations. ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले लेट्स सी फॉर एलील्स. ठीक है, अब मानते हैं वी आर जनरली मोर फेमिलियर विद द डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स, सो उस तरीके से ही एक्सप्लेन किया. सो जनरली वी सी, हम देखते हैं कि ए, जैसे एक एग्जांपल ले लें ए. ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दैट ये ए डोमिनेंट है, सो इसका फ्रीक्वेंसी पी है. ये जो स्मॉल ए है इसका फ्रीक्वेंसी क्यू है. So the sum of the frequency of these alleles is supposed to be 1. Frequency है तो basically it can be मतलब 1 क्यों कह रहे हैं? Suppose A allele जो है that is present in 600 individuals. ठीक है, और जो small a है that is found in 400. अब नेचुरली टोटल नंबर जो है वो 1000 हो गया. तो अगर हम देखें तो जो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 600 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज़ 0.6, एंड जो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 400 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज़ 0.4. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1. सो दैट इज़ वाई इसका सम जो है दैट कम्स इक्वल टू 1. सो ये कंडीशन शुड होल्ड ट्रू for a population which is not evolving. ठीक है, अच्छा, apart from that हम ये भी देखते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल है ये जीनोटाइप्स के लिए भी होता है. अब क्या डिफरेंट जीनोटाइप्स हो सकते हैं हमारे? तो एक हमारा होता है जो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, राइट, कैपिटल ए. एक होता है हमारा कैपिटल ए एंड स्मॉल ए विच इज़ द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पॉपुलेशन, और एक होगा हमारा स्मॉल ए विच विल बी द होमोजाइगस रिसेसिव पॉपुलेशन. ठीक है, सो अगर हम इन जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी देखें तो ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के जैसे आता है. अगर हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करें तो बेसिकली हमें ये मिलेगा, वील गेट p स्क्वायर, वील गेट 2pq एंड वील गेट q स्क्वायर, विच इज़ एक्चुअली इंडिकेटिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज डिफरेंट जीनोटाइप्स. एंड इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम कम्स इक्वल टू 1.
ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द टू कंडीशंस विच होल्ड ट्रू फॉर अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन. दिस इज व्हाट इज स्टेटेड बाय द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब ये जो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है, इट वर्क्स ऑन सर्टेन assumptions. सो assumptions ये हम अभी देखते हैं. सबसे पहले द पॉपुलेशन इज सपोज टू बी लार्ज. ठीक है, सेकेंडली द मेटिंग शुड बी रैंडम, बिकॉज इफ द मीटिंग विल नॉट बी रैंडम, जैसे मान ले कि हम ऐसा देखते हैं कि वी आर ओनली चूजिंग आर मेट्स इन सच अ मैनर कि अच्छा वी आर ओनली मैरिंग द वन विद द मैरिंग और मेटिंग रादर द वन विद द रिसेसिव एलील्स, तो नेचुरली वो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. सो द मेटिंग शुड बी रैंडम सो दैट वी डू नॉट सो दैट एक बैलेंस मेंटेन रहे. ठीक है, तीसरा देयर शुड बी नो नेचुरल सिलेक्शन. जैसा कि हमने पहले देखा, नेचुरल सिलेक्शन ऑब्वियसली विल फिक्स ऑन विल चूज ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेट. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द चूजिंग नेचुरली द एलील फ्रीक्वेंसीज विल डेविएट. तीसरा देयर शुड बी नो म्यूटेशन, बिकॉज अगेन अगर म्यूटेशन होता है तो एलील फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब होंगी. तीसरा देयर शुड द लास्ट वन, देयर शुड बी नो माइग्रेशन. माइग्रेशन होगा तो नेचुरली एक जगह से दूसरे इफ इंडिविजुअल्स हैविंग अ पर्टिकुलर जीनोटाइप or genotype, if they migrate from one place to another, it will naturally lead to a decrease in the genotype, so वो equilibrium नहीं maintain हो पाएगा. Now the question is that क्या natural populations में ये conditions observe हो पाते हैं? So generally the population is large or there are always some hindrances. राइट कि हमेशा कुछ ना जनरली अ लॉट ऑफ टाइम्स, आई वुड नॉट से हमेशा, लेकिन कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी प्रेशर रहता है जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन माइट एक्ट, माइग्रेशन होता रहता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, म्यूटेशंस बहुत कॉमन होते हैं. मेटिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एब्सोल्युटली रैंडम, बिकॉज इफ टू प्लेसेस आर जोग्राफिकली वेरी apart, if they are geographically a little apart from each other, तो फिर उनमें मीटिंग होना डिफ़िकल्ट है. समटाइम्स एक आइसोलेटेड जगह पे लार्ज पॉपुलेशन का होना पॉसिबल नहीं है, इट माइट बी अ स्मॉल पॉपुलेशन, तो उसमें ऐसा होता है. इट्स नेचर में बेसिकली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एट प्लेस. सो द क्वेश्चन माइट बी कि हम लोग फिर हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम मतलब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाई डू वी इवन स्टडी इट? सो वी स्टडी इट बिकॉज ये एक बेसलाइन के जैसे है कि नेचुरल पॉपुलेशंस जो हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, तो बेसिकली उन्हें कंपेयर करने के लिए ये हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम हमें एक बेसलाइन देता है, जिससे हमें पता चलेगा कि अच्छा जो इवॉल्विंग पॉपुलेशन है वो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से इतनी डिफरेंट है. सो दैट गिव्स अस अ मेजर ऑफ द इवोल्यूशन दैट इज अकरिंग. ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नेचर में हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. सो देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू विच डिस्टर्ब द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. सो एज आई सेड कि जीन फ्लो बेसिकली रेफर्स टू द माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो ये माइग्रेशन हुआ तो अब इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स यहाँ पर भी मिलेंगे, साथ ही साथ अब इस एलील की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो दिस विल रिजल्ट इन डेविएशन फ्रॉम द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. सेकेंड होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ अ change in the allele frequencies which might occur by chance. So जैसा let's assume कि ऐसा हुआ कि this was a population, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ये ऑरेंज और इस ब्राउन एलील की. ठीक है, अब मान लेते हैं फॉर सम वट एवर रीज़न ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो इस पॉपुलेशन से सेपरेट होके ये एक दूसरे आइसोलेटेड जगह पर चले गए and they have now founded their population there. और इस population में जैसा हम देख सकते हैं कि ये जो orange वाली alleles हैं ये काफ़ी ज़्यादा amplified हैं as compared to the mother population, जहाँ पर मतलब लगभग equal distribution था दोनों ही alleles का. और ये जो brown वाला है it is drastically reduced in the new population. So because ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो छोटा सा population था it wasn't enough to represent the entire mother population. तो इस वजह से
ये जो नया पॉपुलेशन जो फॉर्म हुआ, इसमें एलील फ्रीक्वेंसीज का डेविएशन मिला और इस वजह से हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। थर्ड है म्यूटेशन, एज आई सेड म्यूटेशंस कीप अकरिंग। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जब मीटिंग होती है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स in the sperms or in the eggs, so that is how वो डिस्टर्ब हो सकता है फ्रीक्वेंसी। फिर लास्टली नेचुरल सिलेक्शन, एज आई सेड जनरली कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी प्रेशर रहता है, सो देयर माइट बी सम नेचुरल सिलेक्शन occurring which favors a particular allele and disfavors the other one. So natural selection also helps in deviating from the Hardy-Weinberg equilibrium. Now ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये डिफरेंट टाइप्स से ऑपरेट कर सकता है। सो ये किस तरीके का हो सकता है? सो जनरली सपोज मान लेते हैं कि ये एक फिनोटाइप है, ठीक है, एक एंड पे दिस इज, लेट्स अज्यूम दिस इज द होमोजाइगस डोमिनेंट, लेट्स अज्यूम, एंड लेट्स अज्यूम दिस वन इज द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वन, एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस इज द homozygous recessive. Okay, sorry, yeah. So अब evolution different types से हो सकता है, जिसमें कि एक तरीका ये हो सकता है कि जो medium sized individuals हैं, जो median individuals हैं, these are the ones which get favored. तो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है, दिस इज स्टेबलाइजिंग फॉर्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एक एग्जांपल देख सकते हैं। सो सपोज ये तीन डिफरेंट जीनोटाइप्स थे, तो इसमें शॉर्ट टेल्ड एक टाइगर है विच इज़ शॉर्ट टेल्ड, दिस वन इज़ द लॉन्ग टेल। तो शॉर्ट टेल्ड वाले को भी बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, लॉन्ग टेल वाले को इट इज़ ड्रैगिंग ऑन द ग्राउंड। सो जो मीडियम टेल वाला है दैट इज़ द वन विच गेट्स फेवर्ड। तो ये एक स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। फिर हम आते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन पे। तो जैसा डायरेक्शनल सिलेक्शन जैसा नाम सजेस्ट करता है कि इट फेवर्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जैसे ये देख सकते हैं हम कि इसमें जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर थी नेचुरली, बट इट हैज़ गॉटन शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। तो क्या, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, जैसे एक लिजर्ड है, तो इसका एक शॉर्ट टेल था, एक मीडियम टेल भी होगा, बट दिस इज़ द वन विद द लॉन्ग टेल। अब लॉन्ग टेल का क्या है कि दिस टेल इट लुक्स लाइक अ स्नेक। तो ऑफन प्रेडेटर्स इफ दे ओनली सी द टेल पार्ट ऑफ इट, तो उन्हें लगेगा कि दिस इज़ अ स्नेक एंड दे विल रन अवे or they will not like confront it. So this gives it an evolutionary advantage and this is how they get selected. So ये हो गया directional form of natural selection. फिर ये also जो हमने industrial melanism का example देखा था, वो भी directional selection के अंदर में ही आएगा। फिर तीसरा है जिसे हम कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन, या जिसे हम डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो मीडियम साइज इंडिविजुअल्स थे, दीज आर द वंस विच आर नॉट फेवर्ड, और जो ये जो दो एक्सट्रीम्स थे, दीज आर द वंस विच गेट फेवर्ड, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सो दिस इज स्क्विरल आई गेस। सो ये जो शॉर्ट टेल वाला है, इट हेल्प्स द प्रेडेटर्स, it prevents the predators from catching them on ground, और जो ये लॉन्ग वाला है it helps them maintain balance on the trees. medium size tails जिनका है it does not serve any purpose. So जो medium वाले हैं they get removed from the population. The short one and the long one, these are the ones which get favored, these are the ones which survive more and reproduce, and that is how disruptive selection operates, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। सो बेसिकली इट इज़ सेड कि अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम अगो, पहला यूनिसेल्युलर फॉर्म्स शायद देखा गया, जो कि मोस्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह रहे होंगे। अब इनमें से कुछ बैक्टीरिया में ये एबिलिटी होगी शायद, जो कि they could form oxygen. So once oxygen formed, things changed, water ka form, rainfall occurred, and the atmosphere changed rather, I would say,
कि एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से इट पेव द वे फॉर फर्दर इवोल्यूशन टू टेक प्लेस. सो अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स, जेलीफिश वगैरह, दे स्टार्टेड अपीयरिंग. फिर अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिशेस वर फाउंड. अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ फिशेस हैं जिन्हें सीलोकैन्स बोलते हैं, लोब फिन्स भी कह सकते हैं. सो बेसिकली दे हैव स्टाउट फिन्स, इनके फिन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ द फिन्स दे कुड इन्वेड लैंड. सो वहाँ से धीरे धीरे वो ट्रांजिशन मिला हमें फिशेस से लेकर एम्फिबियंस का. एम्फिबियंस जैसा कि हम जानते हैं ये लैंड को भी, लैंड रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और वाटर रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है. फिर एम्फिबियंस से रेप्टाइल्स आए. रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस का हमने देखा होगा कि इनके जो एग्स होते हैं दे टेंड टू, जनरली बहुत थिन कवरिंग होती है, म्यूकस कवरिंग या सो, एंड दे विल गेट ड्राइड अप इन द सन विच इज़ वाई दे नीड वाटर. बट रेप्टाइल्स का जो क्या है कि दे कुड ले थिक शेल्ड एग्स, लेदरी एग्स दे कुड ले. सो ये लैंड पर भी रह सकता था, इट डिड नॉट गेट ड्राइड अप इन द सन. फिर साथ ही साथ कुछ फिश लाइक रेप्टाइल्स भी फॉर्म हुए थे एंड दे वेंट बैक टू वाटर ऑल्सो टू अच्छा मतलब सॉरी रेप्टाइल्स का के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि डायनासोर्स जो हैं वो रेप्टाइल्स में ही आते हैं. सो डायनासोर्स हमारे बहुत एक्साइटिंग लगते हैं हमें. सो फॉर एग्जांपल द टायरानोसोरस रेक्स which was a carnivorous predator. It had huge teeth. So this is a picture of Tyrannosaurus rex only. And so basically reptiles like these dinosaurs, they ruled the earth, बहुत abundant थे. But then 65 million years ago के around इनका extinction हुआ. different theories दिए जाते हैं, the climate suddenly changed, या फिर an asteroid hit the earth, या फिर दे इवॉल्व्ड इनटू बर्ड्स. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन थ्योरी बिकॉज एक इस तरह के फॉसिल्स मिले हैं आर्कियोप्टेरिक्स नाम के ऑर्गेनिज्म के, which are somewhere which have the features of both dinosaurs and birds. मतलब they had claws but they also had feathers. So इसलिए माना जाता है कि birds came from dinosaur like reptiles. एंड साथ ही साथ मैमल्स का भी इवोल्यूशन हुआ. मैमल्स में सबसे पहले ये श्रू लाइक मैमल्स आए एंड उससे फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते होते जो वाइड डाइवर्सिटी जो आज हम देखते हैं वो है. एंड द वर्ल्ड टुडे इज़ मोस्टली डोमिनेटेड बाय मैमल्स एंड ऑफ कोर्स इट्स डोमिनेटेड बाय मैमल्स बिकॉज ह्यूमंस, हम लोग खुद मैमल्स हैं. सो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन. अब बहुत ही ब्रीफली लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं विच इज़ द इवोल्यूशन ऑफ मैन. So evolution of man around 15 million years ago शुरू हुआ. So सबसे पहले ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस जैसे कुछ चिंपैंजी लाइक ऑर्गेनिजम्स थे. So ये they couldn't walk straight. ये लोग बेंड होके गोरिल्लास, चिंपैंजीज के जैसे ही वॉक करते थे and they have been considered the earliest ancestors of modern day man. फिर around 3 to 4 million years ago, man-like apes were seen in Tanzania. Around 2 million years ago, Australopithecines, ये जो हम देख सकते हैं, हमने बहुत famous सुना होगा लूसी. It was probably she's said to be the first female which was a human ancestor, the first female. So so ये Australopithecines थे. सो इनके फीचर्स ये थे कि दे एट फ्रूट्स, दे हंटेड विद स्टोन. प्रॉबली उस एज के फॉसिल्स में कुछ स्टोन वेपन्स देखे गए होंगे बट उनका टीथ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, नॉट कार्निवरस प्रॉबली. सो इट कैन बी अज्यूम्ड दैट दे एट फ्रूट्स. नेक्स्ट वी कम टू होमो हैबिलिस. अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि एज इवोल्यूशन कंटिन्यूज, धीरे धीरे जो ब्रेन की कैपेसिटी है, मैन टुडे इज़ द स्मार्टेस्ट मैमल एज वी से, स्मार्टेस्ट एनिमल. तो वो धीरे धीरे ब्रेन की कैपेसिटी कैसे इम्प्रूव हुई वो भी देखने को मिलेगा. सो होमो हैबिलिस, इसका 650 to 800 क्यूबिक सेंटीमीटर्स क्रेनियल कैपेसिटी. फिर अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस. इरेक्टस एज द नेम सजेस्ट्स ही कुड वॉक इरेक्ट. इट इज़ ऑल्सो सेड दैट इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट ही एट मीट. फिर आया नींडरथल मैन जो अराउंड 1 lakh to 40,000 years ago. They were
present and they were said to bury their dead, and इनका brain capacity काफ़ी high था. इनका brain capacity was 1400 cc as compared to Homo erectus जिसका बस 900 cc था. And then we finally evolved into Homo sapiens जो कि हम लोग आज हैं. ये अफ्रीका में इवॉल्व हुए and they moved to other continents. एंड हमारा क्रेनियल कैपेसिटी नींडरथल से थोड़ा सा कम है. इट इज़ सेट टू बी अराउंड 1350 cc. सो जैसे जैसे फिर होमो सेपियंस का इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर केम इनटू बीइंग, एग्रीकल्चर हुआ, सिविलाइजेशंस हुए, एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिविलाइजेशंस, एंड दैट इज़ द story of man. That is how we've all come into being. And yes, so that finishes this lecture on evolution. तो इसी के साथ हमारा पहला यूनिट जो इवोल्यूशन है उसका लेक्चर ख़त्म होता है. एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया, आप लोग को कुछ क्लैरिटी मिली. और इसके अपार्ट अगर आपके मन में कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और या आप मेरे ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है वीडियो में. थैंक यू.